हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी एंड एंटरटेनमेंट क्लब में। आज हम करेंगे कंटिन्यू द लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Some of the Muslim political organizations in India were also lukewarm in their response to the civil disobedience movement. After the decline of the non-cooperation Khilafat movement, a large section of Muslims felt alienated from the Congress. From the mid 1920s, the Congress came to be more visibly associated with the openly Hindu religious nationalist group like the Hindu Mahasabha. As the relations between Hindu and Muslims worsened, each community organized religious processions with militant fervor, provoking Hindu Muslim communal clashes and riots in various cities. Every riot deepened the distance between the two communities. The Congress and the Muslim League made efforts to renegotiate an alliance, and in 1927 it appeared that such a unity could be forged. The important differences were over the question of representation in the future assemblies that were to be elected. Muhammad Ali Jinnah, one of the leaders of Muslim League, was willing to give up the demand for separate electorate if Muslims were assured reserved seats in the Central Assembly and representation in proportion to population in the Muslim dominated provinces, Bengal and Punjab. Negotiations were over, the question of representation continued, but all the hope of resolving the issue at the All Party Conference in 1928 disappeared when M.R. Jayakar of the Hindu Mahasabha strongly opposed efforts at compromise. When the civil disobedience movement started, there was thus an atmosphere of suspicion and distrust between communities. Alienated from the Congress, large sections of Muslims could not respond to the call for a united struggle. Many Muslim leaders and intellectuals expressed their concern about the status of Muslim as a minority within India. They feared that the culture and identity of minorities would be submerged under the domination of a Hindu majority. डिसोबीडियंस मूवमेंट लास्ट पार्ट में मैंने आपको अच्छे से बताया कि गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस 2 बार किया था, वर्जन नंबर 1, वर्जन नंबर 2, राइट। लेकिन फिर भी मूवमेंट फेल हो गया। अब मूवमेंट फेल हुआ है, मतलब कोई भी मूवमेंट फेल हुआ है या पेपर में आप फेल होते हो तो लोग बोलते हैं ना कि आगे अरे यार एफर्ट्स में कमी रह गई होती, राइट, एफर्ट्स में पक्का कमी होगी। उसी तरीके से ये जो मूवमेंट फेल हुआ तो लोगों ने बोला कि पक्का पार्टिसिपेशन में कमी रह गई होगी, और झूठ नहीं था, ये पार्टिसिपेशन में थोड़ी सी कमी रह भी गई थी। किसकी साइड से? 2 स्पेसिफिक कम्युनिटीज की साइड से। एक कम्युनिटी है दलित सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड अनदर कम्युनिटी इज मुस्लिम सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी। इनके अपने वैलिड रीजन जरूर थे सीडीएम में पार्ट लेने के लिए, लेकिन इनकी पार्टिसिपेशन ना होने से और बाकी कुछ ग्रुप्स की पार्टिसिपेशन ना होने से सीडीएम एक बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं बन पाई और टाइप हिस हो गई। ठीक है, तो पहले दलित सेक्शन के वैलिड रीजंस के बारे में जानते हैं। तो दलित लोगों को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जरूर चाहिए थी। देखो बच्चा, किसी भी सोसाइटी में हर सेक्शन को जब तक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं है तब तक इक्वालिटी सोसाइटी में नहीं है, राइट। सो दलित सेक्शन को भी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चाहिए थी, लेकिन प्रॉब्लम आ रही थी मूवमेंट तो कांग्रेस बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करती थी, चाहे वो नेशनल नॉन कोऑपरेशन ले लो, सिविल डिसोबीडियंस ले लो, राइट। अब इस मूवमेंट में भी कांग्रेस ही बढ़ चढ़ के पार्ट ले रही थी, लेकिन कांग्रेस जो है दलित सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को थोड़ा सा किनारे करके रखती थी, थोड़ा सा साइडलाइन करके रखती थी। आप बोलोगे मैम क्यों? एक ऐसी पार्टी जिसे पूरे देश का सोचना चाहिए, वो एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का साइडलाइन क्यों कर रही थी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी में थे हाई कास्ट हाई क्लास हिंदूज, राइट। उस जमाने में इतने मीन्स उन्हीं लोगों के पास होते थे कि वो पार्टी में जाके पढ़ लिख के थोड़ी मेंबरशिप ले, इसीलिए हाई कास्ट हाई क्लास हिंदूज होते थे आपके कांग्रेस पार्टी में ज्यादा। और ये हिंदूज जो थे मोस्टली कंजर्वेटिव थे। कंजर्वेटिव मतलब पुराने ख्यालों के थे, थोड़े ज्यादा ही ट्रेडिशनल थे इन अ नेगेटिव वे, और इनको लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मतलब कि लोअर कास्ट ग्रुप्स पसंद नहीं आते थे, राइट। ये लोग उन्हें बिल्कुल भी अपने आसपास देखना नहीं चाहते थे, और कांग्रेस को इन्हीं सनातनीज को, इन्हीं कंजर्वेटिव हिंदूज को गुस्सा दिलाने का मन बिल्कुल भी नहीं था। तो कांग्रेस क्या करता था? उन हाई कास्ट हाई क्लास हिंदूज को सपोर्ट करता था। अब उसके चक्कर में अगर दलित लोग थोड़े साइडलाइन हो रहे हैं तो हो जाए, कांग्रेस को कोई मतलब नहीं था। लेकिन गांधी जी कांग्रेस जैसे नहीं थे।
गांधी जी को पता था कि इंसान तो इंसान होता है, उसकी कास्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है, राइट? तो गांधी जी कंप्लीटली ऑपोजिट स्टैंड पॉइंट के थे बच्चा पार्टी। इनफैक्ट गांधी जी अनटचेबल्स, जो अनटचेबल्स बोलते हैं ना कि छुआछूत जो चलता है सोसाइटी में या चलता आ रहा था, बाय द वे अभी भी चलता है, ठीक है? तो ये जो छुआछूत चला आ रहा था, ये गांधी जी बिल्कुल भी इसके सपोर्टर नहीं थे और गांधी जी बोलते थे कि ये तो भगवान के बच्चे हैं। दलित सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हरिजन है, हरिजन का मतलब चिल्ड्रन ऑफ द गॉड। इनफैक्ट गांधी जी दलित लोगों को फुल पावर सपोर्ट करते थे और दलित लोगों की पब्लिक स्पेसेस में एंट्री के लिए सत्याग्रह भी करते थे। तो गांधी जी के दिल में तो कोई मैल नहीं था, बट गांधी जी ये जरूर बोलते थे कि अगर सोसाइटी का कोई भी मेंबर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा है, छुआछूत प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो क्या है बच्चा पार्टी? वो सिन है, वो पाप कर रहा है, राइट? तो ये तो हो गया गांधी जी का स्टैंड और मैंने आपको बता दिया दलित लोगों का स्टैंड, राइट? अभी चलो बी आर अम्बेडकर की बात करेंगे। लेकिन बी आर अम्बेडकर खुद दलित सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग करते थे और बी आर अम्बेडकर जैसे और भी बहुत सारे लीडर्स थे और इन सारे लीडर्स को चाहिए थी सिक्योरिटी, वन गारंटी चाहिए थी इन सारे लीडर्स को। गारंटी कैसे आएगी? गारंटी आएगी जब सारी सीट्स में से, जब इंडिया आजाद होगा, हमें जो सीट्स मिलेंगी पॉलिटिक्स में, उन सीट्स में से दलित सेक्शन को गारंटीड सीट्स मिलेंगी, रिजर्व्ड सीट्स मिलेंगी। कोई बुराई नहीं है, राइट भाई? अगर मैं पेपर से 2 दिन पहले बोलूं कि ये कोर्स ले लो 1 लाख रुपीस का, इसमें मैं श्योर सेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिलवा दूंगी, 1 लाख रुपीस का कोर्स है, तो आप बोलोगे ना पहले गारंटी दो, मुझे गारंटी दो, ऐसा नहीं हुआ तो फिर मेरे पैसे वापस करोगे? सिमिलरली अब दिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को चाहिए थी आपकी गारंटी कि हमें रिजर्वेशन चाहिए सीट का, उन्हें चाहिए था पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, उन्हें चाहिए था कि कांग्रेस जो है सनातनीज को ही ना सपोर्ट करे, उन्हें भी सपोर्ट करे, राइट? और इसी दिमाग के थे बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसी पे आया था एक क्वेश्चन 2011 में। क्वेश्चन है कि बी आर अम्बेडकर ने क्या क्या किया डिप्रेस क्लासेस के लिए। डिप्रेस क्लासेस का मतलब दलित सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए। ये आपको 3 पॉइंट्स में बनाना है, 3 नंबर का आया था ये क्वेश्चन, मैं बताती हूँ। और तो उन्होंने बहुत कुछ किया, मतलब मैं बोले बैठूंगी कि अंबेडकर जी ने क्या क्या किया हमारी सोसाइटी के लिए, स्पेसिफिकली दलित सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए, तो ये सेशन कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन जो हमारी एनसीईआरटी में लिखा है मैं वो बता देती हूँ आपको। बी आर अम्बेडकर ने फॉर्म की एक बहुत बड़ी नेशनल लेवल की एसोसिएशन 1930 में, जिसका नाम रखा डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। पूरे देश के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में से जो दलित वो इस डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन का बन गया मेंबर, राइट? और बी आर अम्बेडकर की बड़ी प्यारी सी डिमांड थी। अम्बेडकर जी कह रहे थे कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, हमें गारंटी दे दो, हमें सिक्योरिटी दे दो, राइट? लेकिन ये बात गांधी जी को थोड़ी खटक गई। गांधी जी वाज लाइक, अम्बेडकर मैं भी दलित लोगों से उतना ही प्यार करता हूँ, उन्हें उतना ही इक्वल मानता हूँ जितना तुम मानते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है अम्बेडकर कि अगर देश के आजाद होने से पहले ही मैं दलित सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दूंगा तो देश का खंडन भी हो सकता है। हमें अखंड भारत बनाना है, हमें बनाना है कि भारत मिलजुल के अभी जैसे है वैसे ही बाद में भी रहे, फ्रीडम के बाद भी रहे। तो गांधी जी के इस विचार से और तो और गांधी जी ब्लैकमेल करने पे उतर आए थे। गांधी जी वाज लाइक, अम्बेडकर जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगे मैं खाना पीना छोड़ दूंगा, आई डू फास्ट अनटू डेथ, मर जाऊंगा लेकिन खाना पीना छोड़ दूंगा। तो अम्बेडकर जी क्या करते? एक तो गांधी जी बात भी थोड़ी सही कर रहे थे और तो और अम्बेडकर जी गांधी जी की रिस्पेक्ट भी बहुत करते थे। तो अम्बेडकर जी को गांधी जी की बात माननी पड़ी और चुपचाप हाथ जोड़ के अम्बेडकर जी ने कहा कि चलिए ठीक है। लेकिन गांधी जी भी कम नहीं थे। गांधी जी ने अम्बेडकर जी का दिल रखने के लिए कहा, अम्बेडकर मैं सेपरेट इलेक्टोरेट तो तुम्हें नहीं दे सकता दलित सेक्शन के लिए, लेकिन मैं ये प्रॉमिस जरूर कर सकता हूँ कि जब भी देश आजाद होगा पॉलिटिक्स में मिलेगी दलित सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को रिजर्व्ड सीट्स। तो अभी जो एससी एसटी रिजर्वेशन दिखता है ना आपको पॉलिटिक्स में, ये कोई आज की बात नहीं है, ये गांधी जी प्रॉमिस करके गए थे बी आर अम्बेडकर को और इसी प्रॉमिस का नाम है पूना पैक्ट 1932। पैक्ट का मतलब समझौता हुआ ना, एक पैक्ट बना और इसी को बोलते हैं पूना पैक्ट, क्योंकि भाई पूना में बना था। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, राइट? चलो अब चलते हैं दूसरे ग्रुप की तरफ, मुस्लिम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की तरफ। भाई अब इन्हें क्या प्रॉब्लम थी कि इन्होंने सीडीएम में पार्टिसिपेट नहीं किया। मैं इनका भी वैलिड रीजन बताती हूँ, इनकी भी बात बिल्कुल ठीक थी। बात ये थी कि कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ तो मैं नहीं बोलूंगी बट ऑलमोस्ट हिंदूज ही हुआ करते थे। तो मुस्लिम लोगों को लगा
यार कांग्रेस तो अभी भी बहुत बढ़ चढ़ के हर चीज में पार्ट कर रही है, और ऐसा हो सकता है कि आजादी के बाद कांग्रेस ही सारी पॉलिटिकल सीट्स ले ले, और ऐसा हो सकता है क्योंकि कांग्रेस ही सारी सीट्स ले तो हर जगह हिंदूज ही आ जाए। अब जब एक ही धर्म के लोग पॉलिटिक्स में आ जाएंगे तो बाकी धर्मों के नीड्स और इंटरेस्ट का क्या होगा? मुस्लिम लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे, मुस्लिम लीग अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी, इसीलिए जो जिन्ना साहब थे, मुस्लिम लीग के जो हेड थे, जो लीडर थे, उन्होंने कहा कि गांधी जी हमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, क्योंकि हमें भी थोड़ी सी गारंटी सिक्योरिटी चाहिए। हमारे भी जो मुस्लिम भाई बहन हैं उन्हें डर लग रहा है कि क्या पता देश आजाद होने के बाद हमें रिप्रेजेंटेशन ना मिले, तो आप प्लीज हमें थोड़ी सी गारंटी दे दो, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो। गांधी जी ने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट कैसे दे दे? तो मुस्लिम लोगों ने कहा, मुस्लिम लीग ने कहा कोई बात नहीं, फिर हमें जैसे दलित लोगों को आपने रिजर्वेशन दिया ना, फिर मुस्लिम लोगों को भी दे दो, थोड़ी सी सिक्योरिटी तो दे दो ना गांधी जी, वरना कैसे चलेगा काम? लोगों के दिलों में थोड़ा डर बैठता जा रहा है, क्लैशेस होते जा रहे हैं, दंगे होते जा रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम का भेदभाव बढ़ता ही जा रहा है। गांधी जी हमें कुछ तो करना पड़ेगा, राइट? अब इसी को केटर करने के लिए ये बात चमकी जरूर, ये बात कांग्रेस को चमकी, ये बात गांधी जी को चमकी, ये बात मुस्लिम लीग को चमकी, और इसीलिए एक बहुत बड़ी सी मीटिंग रखी गई बच्चा पार्टी, जिसका नाम है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। जिस कॉन्फ्रेंस में सारी देश की सारी को बुलाया गया था उसे ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ही तो बोलोगे, इजी पीजी, राइट? तो ऑल पार्टी कांग्रेस बुलाई गई 1928 में, और ट्राई किया गया कि दोस्ती का हाथ मिला ले कांग्रेस और जिन्ना, मतलब मुस्लिम लीग, और तो और मुस्लिम्स और हिंदूज के बीच का भेदभाव थोड़ा हो जाए। ऐसा हुआ क्या? अरे ऐसा होता तो पाकिस्तान क्यों बनता? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि हिंदू महासभा जिसके कांग्रेस के साथ बड़े सारे कनेक्शन थे, उसी का एक व्यक्ति मीटिंग के बीच में खड़ा होके बोलता है, MR जयाकर नाम का व्यक्ति, कि जाओ मुस्लिम्स, तुम्हें कुछ नहीं देंगे, हम स्ट्रांगली अपोज करते हैं तुम्हें। तो मुस्लिम्स का डर सही निकला। ऐसे जरूर थे कुछ लोग फ्रीडम स्ट्रगल में जो हिंदू थे और जो नहीं चाहते थे कि मुस्लिम्स को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले। मैं फिर से बोल रही हूँ, कुछ लोग, राइट? तो अगर कोई पूछे कि मुस्लिम्स ने सीडीएम में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, तो आप क्या लिखोगे बच्चा पार्टी? एक तो कांग्रेस की हिंदू महासभा जैसी नेशनलिस्ट पार्टीज के साथ, हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी जिन्हें सिर्फ हिंदू राष्ट्र चाहिए था, उनके साथ कनेक्शन थे। दूसरा, भेदभाव बढ़ता जा रहा था हिंदू मुस्लिम्स का। तीसरा, मुस्लिम्स सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहे थे जो एक्सेप्ट नहीं हुआ था। तो ये कुछ जो चीजें हैं वो दिल में खटास पैदा कर गई। नाउ मुस्लिम्स वर रिलक्टेंट टू जॉइन द सीडीएम, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो अभी जल्दी से ये क्वेश्चन कर लो यहाँ पे। The answer for this question is B. Demand for separate electorate. The sense of collecting belongings. Unit 4. Nationalism spreads when people begin to believe that they are all part of the same nation. When they discover some unity that binds them together. But how did the nation become a reality in the minds of people? How did people belonging to different communities, regions, or language group develop a sense of collecting belongings? This sense of collecting belongings came partly through the experience of united struggle, but there were also a variety of cultural processes through which nationalism captured people's imagination. History and fiction, folklore and songs, popular prints and symbols all played a part in the making of nationalism. The identity of the nation, as you know, chapter 1, is most of symbolized in a figure or image. This helps create an image with which people can identify the nation. It was in the 20th century which the growth of nationalism that the identity of India came to be visually associated with the image of Bharat Mata. The first image was created by Bankim Chandra Chattopadhyay. In 1870s, he wrote Vande Mataram as a hymn to the motherland. Later, it was included in his novel Anandhamat and widely sung during the Swadeshi movement in Bengal. Moved by the Swadeshi movement, Abhindranath Tagore painted his famous image of Bharat Mata. In this painting, Bharat Mata is portrayed as an ascetic figure. She is calm, composed, divine, and spiritual.
In subsequent years, the image of Bharat Mata acquired many different forms as it circulated in popular prints and was painted by different artists. Devotion to this mother figure came to be seen as evidence of one's nationalism. Figure 1.2. Figure 12. Bharat Mata. Abhindranath Tagore, 1905. Notice that the mother figure here is shown as dispensing learning, food, and clothing. The mala in one hand emphasizes her ascetic quality. Abhindranath Tagore, like Ravi Verma before him, tried to develop a style of painting that could be seen as truly Indian. Ideas of nationalism also developed through a movement to revive Indian folklore. In the late 19th century, nationalists began recording folk tales sung by bards, and they toured villages to gather folk song and legends. These tales, they believed, gave a true picture of traditional culture that had been corrupted and damaged by outside forces. It was essential to preserve this folk tradition in order to discover one's national identity and restore a sense of pride in one's past. In Bengal, Rabindranath Tagore himself began collecting ballads, nursery rhymes, and myths, and led the movement for folk revival. In Madras, Natesha Sastry published a massive 4 volume collection of Tamil folk tales, the folklore of southern India. He believed that folklore was national literature, it was the most trustworthy manifestation of people's real thoughts and characteristics. As the national movement developed, nationalist leaders became more and more aware of such icons and symbols in unifying people and inspiring them in feeling of nationalism. During the Swadeshi movement in Bengal, a tricolor flag, red, green, and yellow, was designed. It had 8 lotuses representing 8 provinces of British India and a crescent moon representing Hindu and Muslims. By 1921, Gandhiji had designed the Swaraj flag. It was again a tricolor red, green, and white and had a spinning wheel in the center, representing the Gandhian ideal of self help. Carrying the flag, holding in effort during marches, became a symbol of defiance. Another means of creating a feeling of nationalism was through reinterpretation of history. By the end of the 19th century, many Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation, Indian history had to be thought about differently. The British saw Indians as backward and primitive, incapable of governing themselves. In response, Indians began looking into the past to discover India's great achievements. They wrote about the glorious developments in ancient times when the art and architecture, science and mathematics, religion and culture, law and philosophy, craft and trade had flourished. This glorious time, in their view, was followed by a history of decline when India was colonized. These nationalist histories urge the readers to take pride in India's great achievements in the past and struggle to change the miserable conditions of life under British rule. These efforts to unify people were not without problems. When the past being glorified was Hindu, when the images celebrated were drawn from Hindu iconography, then people of other communities felt left out. कलेक्टिव बिलोंगिंग, कलेक्टिव कलेक्टिव का मतलब जो सब लोग इकट्ठे होते हैं, बिलोंगिंग बिलोंगिंग का मतलब जो सब लोग इकट्ठे होके सब लोगों का बिलोंगिंग होता है. जैसे ये देश किसका है? मेरा है, आपका है, आपके पेरेंट्स का है, मेरे पेरेंट्स का है, हम सबका है ये देश. हम कलेक्टिवली बिलोंग करते हैं इंडिया से. हमारी एक ही आइडेंटिटी है कि हम भारतीय हैं, राइट. अब ये आइडेंटिटी आने में कुछ तो टाइम लगेगा ना, और वो भी ऐसे देश में बच्चा पार्टी जहाँ हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, जैन्स हैं, सिख्स हैं, राइट, वैश्यास हैं, शूद्र हैं, ब्राह्मण्स हैं, क्षत्रियास हैं, राइट. इतने सारे अलग अलग तरीके की हमने डिविजन्स बना रखी हैं, तो उसको
एक तरीके से यूनाइट करने में टाइम तो लगेगा, टाइम भी लगेगा, दिमाग भी लगेगा और एफर्ट भी लगेगा। और इसी पूरे प्रोसेस को, इसी पूरे कल्चरल प्रोसेस को, जिससे इंडिया में, पूरे इंडिया में, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश में नेशनलिज्म की भावना, देशभक्ति की भावना उत्पन्न हुई, उसी का तो नाम है बिलोंगिंग, कलेक्टिव बिलोंगिंग। कैसे हुआ ये चमत्कार? ये चमत्कार पहली बात तो कोई एक दिन में नहीं हुआ, बहुत सारे साल लग गए, बहुत सारे लोगों की खून पसीने से हुआ ये, राइट। और इसके साथ साथ लगा एफर्ट और क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब गाना बजाना, नाच गाना, स्टोरीज गाना, बैलेड्स गाना, चित्र बनाना, इमेज बनाना, फ्लैग बनाना। बोलोगे मैम इन सब से क्या होता है? अरे इन्हीं सब से होता है। मूवी देखने जाते हो तो कोई बड़ा अच्छा सा मॉरल आपके दिमाग में बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखते हो, स्टोरी सुनते हो, इमोशंस देखते हो। अब वैसा ही कुछ आपके इमोशंस के साथ हमारे देश में हो रहा था उस जमाने में, कि हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आनी चाहिए, भारत माता आनी चाहिए, भारत माता के लिए रिस्पेक्ट आनी चाहिए। ये सारा का सारा प्लान बन रहा था इंडिया में धीरे धीरे। तो 20th सेंचुरी में एक कॉन्सेप्ट आ गया भारत माता का। राइज ऑफ नेशनलिज्म में जैसे पढ़ते हो ना एलेगोरी, क्रिश्चियन वेरिएंट हो गई आपकी फ्रांस की, जर्मेनिया हो गई जर्मनी की, वैसे ही इंडिया की एलेगोरी हो गई भारत माता। अब देश तो किसी ने पूरा देखा नहीं, राइट, कोई हेलीकॉप्टर से ऊपर से देश तो देखता नहीं है, सारे लोग तो देखते नहीं है। अब देश को देखने का एक बड़ा प्यारा सा तरीका आया सामने, भारत माता की इमेज। अब हमने देश को माँ के रूप में अपने सामने देखना शुरू कर दिया। और ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये सब शुरू हुआ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की इमेजिनेशन से। वही तो थे जिन्होंने सबसे पहली इमेज बनाई थी भारत माता की, वही तो थे जिन्होंने हमारा वंदे मातरम लिखा था, और वही तो थे जिन्होंने ये वंदे मातरम को अपनी नॉवल आनंद मठ में भी लिख डाला था, और वही तो थे जिनका योगदान बंगाल के स्वदेशी मूवमेंट में और हमारी इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में अपार है, बहुत ज्यादा है, राइट। Are you targeting J? इसके अलावा बहुत सारे लोग थे, लेकिन उससे पहले एक मार्क का क्वेश्चन फिर से प्रिपेयर कराऊंगी। द क्वेश्चन इज, हाउ वाज फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म स्प्रेड अमंग द इंडियन? कैसे फैलाई ये फीलिंग? सॉन्ग से, फोकलोर से, फिक्शन से, या ऑल ऑफ द अबव? बाय द वे फिक्शन का मतलब होता है कहानियां। The answer to the above question is D, all of the above. You can see here, history and fiction, folklore and songs, popular prints and symbols all played a part in the making of nationalism. मुझे बताएंगे और खुद भी याद करेंगे। चलो अभी हम बात करते हैं भारत माता की पेंटिंग की। अभी तक तो इमेज बन रही थी, अब बननी शुरू हो गई पेंटिंग। अब यहाँ हम प्रिपेयर कर रहे हैं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन ऑल्सो। जरा पेंटिंग को देखो, ये कौन है? ये हमारी भारत माता है। किसने बनाई है? अबनिंद्र, एक सेकंड रुको, अबनिंद्र नाथ टैगोर ने बनाई ये पेंटिंग। और ये भारत माता को आपको देखोगे तो कितना काम दिख रहा है उनके चेहरे पे, बिल्कुल परेशान नहीं है, बिल्कुल एंशियस नहीं है, एकदम काम, कंपोज, एक्सकेटिक, डिवाइन, स्पिरिचुअल, हाथ में माला ली हुई, इसी तरीके से भारत माता दिखाई जाती थी। लेकिन अब बाकी पेंटर्स भी अलग अलग तरीके से दिखाए जा रहे थे भारत माता को। कहीं भारत माता दिखेंगी हाथी के पास त्रिशूल लेके, कहीं भारत माता लिखेंगी बैठी हुई साधना में, तो कहीं भारत माता दिखेंगी ऐसे एकदम काम एंड कंपोज, तो कहीं भारत माता दिखेंगी गुस्से में अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार। तो भारत माता के अलग अलग चित्र बनने शुरू हो गए थे, और तो और भारत माता की कहानियां भी शुरू हो गई थी। अब ये कहानियों का जिम्मा उठाया हमारे देश के सबसे बड़े नोबेल प्राइज विनर राइटर ने, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो हमारे मतलब कितने सालों तक हमारे कंट्री के लिटरेचर को उनके साथ सिनोनिमस माना जाता था, उन्होंने कहा कि यार फोक का रिवाइवल करना पड़ेगा, मतलब कि लोक कथाओं का, लोक कहानियों का दोबारा से आगमन करना पड़ेगा, रिवाइवल करना पड़ेगा, तभी तो देश को समझ आएगा कि ये हमारी मिट्टी है, यहाँ हमें रहना है और इस मिट्टी के लिए हमें ही लड़ना है। तो उन्होंने बैलेड्स, नर्सरी राइम बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, मिथ मतलब कहानियां लिखनी शुरू की, सब कुछ भारत माता के अराउंड, सब कुछ हमारे देश के अराउंड। और वो कहानी जिस जिस व्यक्ति ने पढ़ी, उस व्यक्ति को भारत माता से हो गया प्यार। इनफैक्ट कुछ लोग तो इंडिया के थे भी नहीं, उन्हें तब भी प्यार हो गया था भारत माता से। और इसी बात का जिम्मा उठाया नटेशा शास्त्री ने साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में। तो रविंद्रनाथ टैगोर तो मोस्टली बंगाली में लिखते थे,
साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में भी तो नेशनलिज्म चाहिए। उसका बीड़ा उठाया नतेसा शास्त्री में एक तमिल किताब लिख के, जिसके 4 बड़े बड़े वॉल्यूम्स थे भाई। इस किताब का नाम है द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। तो साउथ पार्ट की इंडिया की रोचक कहानियों को, पुरानी फोकलोर्स को यूज करके नतीसा शास्त्री ने देशभक्ति की भावना पूरे साउथ में फैलानी शुरू कर दी। और ये इतनी प्यारी किताबें हैं, कभी टाइम मिले तो इनके बारे में, अगर ये किताबें नहीं भी पढ़नी है तो इनके बारे में जरूर पढ़ना, बिकॉज नतीसा शास्त्री एंड टैगोर डिड अ ग्रेट जॉब विद देम। ठीक है, अनअकैडमी पे मैं कर रहा हूँ। Who painted the first image of Bharat Mata? Answer is A. Rabindranath Tagore. No, sorry. The answer is C. Abindranath Tagore. आ गया। मैं बता रही हूँ झंडों के बारे में। चलो, गाने हो गए, बजाना हो गया, स्टोरीज हो गई, अब तो झंडों, सिंबल्स के बारे में भी तो बात कर ले ना, झंडों के बारे में भी तो बात कर ले। अब ये झंडे अलग अलग तरीके के बने हैं। देश में अलग अलग चीजों को ध्यान में रखते हुए लोगों ने अलग अलग झंडे बनाए। फिर कहीं जाके हम आज वाला जो झंडा है ना अपना तिरंगा, उस पे हम सेटल हुए। ठीक है, तो बात करते हैं स्वदेशी मूवमेंट की बंगाल में। स्वदेशी मूवमेंट का मतलब ऐसी मूवमेंट जिसमें लोग बाहर का कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे थे, सिर्फ स्वदेश का प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, सिर्फ इंडिया के प्रोडक्ट यूज कर रहे थे। राइट, तो इस स्वदेशी मूवमेंट में सबसे पहला फ्लैग बना ट्राई कलर फ्लैग, जिसमें था रेड, ग्रीन और येलो। इस फ्लैग में थे 8 कमल। अब इन कमल का क्या मतलब है? नहीं, ये बीजेपी के कमल नहीं थे, ये 8 कमल थे आपके, जो ब्रिटिश इंडिया में जो 8 प्रोविंसेस होती थी, प्रोविंसेस, प्रिंसली स्टेट्स अलग अलग होता था ना, प्रोविंसेस का मतलब स्टेट मान लो। तो ब्रिटिश इंडिया में, कॉलोनियल इंडिया में जो 8 स्टेट्स होती थी, 8 प्रोविंसेस होती थी, उन्हें रिप्रेजेंट करते हुए ये 8 कमल बना दिए। और तो और मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक चंदा मामा भी बन गए, एक क्रिसेंट बन गए, और हिंदू सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सूरज भी बन गया। तो ये यूनिटी दिखाता हुआ और बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ जो फ्लैग है, ये स्वदेशी मूवमेंट में बना था। पर गांधी जी के पीछे थोड़ी थे, गांधी जी ने भी एक बढ़िया सा मैप बनाना शुरू कर दिया था। उसी पे आया था 2016 में ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन कि स्वराज फ्लैग किसने बनाया, और बनाया तो इसके फीचर्स बता दो। तो पहले क्वेश्चन का तो मैं आंसर बता चुकी। क्वेश्चन का आंसर है गांधी जी ने बनाया। और इसके फीचर्स क्या है? फीचर्स है इसका कि ये तिरंगा था, देख रहे हो तिरंगा, बीच में था इसके स्पिनिंग व्हील, क्योंकि गांधी जी चक्का चलाते रहते थे, स्वराज मांगते रहते थे। गांधी जी बोलते थे खादी यूज करो, बाहर के कपड़े यूज मत करो। तो ये स्पिनिंग व्हील था बीच में, और गांधी जी इसी फ्लैग से ये मैसेज डालना चाहते थे लोगों के दिलो दिमाग में कि बच्चा पार्टी, हमें सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, बाकी के देशों पे हम। ये तो था अब तक का, लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हर बच्चा छोड़ देता है पढ़ाई करते हुए, वो है हिस्ट्री। कभी सोचा है कि जो हम किताबें पढ़ते हैं वो किसी और तरीके से भी तो लिखी जाती थी? कभी सोचा है कि स्टोरी की एंडिंग भी अलग हो सकती थी, किसी मूवी की एंडिंग भी अलग हो सकती थी? राइट, हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री एक सच्चाई वाले इवेंट का, एक रियल इवेंट का एक इंटरप्रिटेशन है, किसी की सोच है जो उस इवेंट से रिलेटेड है। राइट, अब यही सोचो, ऐसा देश जहाँ पे गरीबी थी, वहां पे हमारी हिस्ट्री वाले लिखने वाले लोग भी ब्रिटिशर्स हुआ करते थे। तो फिर क्या बात हुई? तब इंडिया के लोगों को चमका कि अब तो अपनी हिस्ट्री का खुद का इंटरप्रिटेशन देना पड़ेगा। तो उन्होंने हिस्ट्री का अपना इंटरप्रिटेशन, अपना पर्सपेक्टिव दिया, जिन्होंने पुरानी इंडिया की सारी अचीवमेंट्स के बारे में, वैदिक इंडिया के, रामायण, महाभारत, सारी चीजों के बारे में अच्छी अच्छी बातें शुरू करने की कोशिश की। एंशिएंट इंडिया को ग्लोरीफाई किया, ताकि हर एक देशवासी को ये पता चले कि पुराना इंडिया सबसे प्यारा था, और अगर वो इंडिया चाहिए तो ब्रिटिशर्स से आंख में आंख डाल के लड़ाई करनी पड़ेगी, हार नहीं माननी है, क्योंकि हमें चाहिए अपना अखंड भारत। और यही थी कहानी आपके भारत की, यही था कंक्लूजन गांधी जी। Conclusion. A growing anger against the colonial government was thus bringing together various groups and classes of Indians into a common struggle for freedom in the first half of the 20th century. The Congress, under the leadership of Mahatma Gandhi, tried to channel people's grievances into organized movements for independence. Through such movements, the nationalists tried to forge a national unity, but as we have seen, diverse groups
and classes participated in these movements with varied aspirations and exceptions. As their grievances were wide ranging, freedom from colonial rule also meant different things to different people. The Congress continuously attempted to resolve differences and ensure that the demands of one group did not alienate another. This is precisely why the unity within the movement often broke down. The high points of Congress activity and the nationalist unity were followed by phases of disunity and inner conflict between groups. In other words, what was emerging was a nation with many voices wanting freedom from colonial rule. सत्याग्रह से एंड किया हमने री इंटरप्रिटेशन। यही थी कहानी आपके भारत की, यही था कंक्लूजन। गांधी जी के साथ हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ा, स्टार्ट किया सत्याग्रह से, एंड किया हमने री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री पे। गो थ्रू ऑल द वीडियोस बच्चा पार्टी, क्योंकि The answer to this question is A. Bankim Chandra Chattopadhyay. Quit India movement, very important. 5 mark question comes from this Quit India movement. The failure of the Cripps mission and the effects of World War II created widespread discontentment in India. This led Gandhiji to launch a movement calling for complete withdrawal of the British from India. The Congress Working Committee, in its meeting in Varda on 14 July 1942, passed the historic Quit India resolution, demanding the immediate transfer of power to Indians and quit India. On 8 August 1942 in Bombay, All India Congress Committee endorsed the resolution which called for a non-violent mass struggle on the widest possible scale throughout the country. It was on this occasion that Gandhiji delivered the famous Do or Die speech. The call for Quit India almost brought the state machinery to the standstill in large parts of the country as people voluntarily threw themselves into the thick of the movement. People observed hartals and demonstrations, and processions were accompanied by national songs and slogans. The movement was truly a mass movement which brought into its ambient thousands of ordinary people, namely students, workers, and peasants. It also saw the active participation of leaders, namely Jay Prakash Narayan, Aruna Asaf Ali, and Ram Manohar Lohia, and many women such as Matanagini Hazra in Bengal, Kanakalata Barua in Assam, and Rama Devi in Odisha. The British responded with much more force, yet it took more than a year to suppress the movement. So we have completed the chapter. If you like the video, please subscribe to my channel, hit the like button, and enjoy watching videos. Thank you.